केदारनाथ जी थोड़ा सकुचाते हुए बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए लड़की देख ली है। केदारनाथ जी की बात सुनकर अचानक अनिरुद्ध ने कार के ब्रेक लगा दिए और वो गुस्साई नजरों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपसे कहा ना, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ ये जानकर कि अनिरुद्ध एक बच्चे का बाप है, अलंकृता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जैसे ही घर पहुंची वैसे उसकी माँ और उसका भाई दोनों से घेर के बैठ गए। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर बोली, अरे मेरी बेटी हीरा है, हीरा। हमको तो पहले से पता था कि बिटिया का भाग्य बहुत तेज है। केदारनाथ जी का फोन आया था, कल घर आना चाहते हैं। हमने तो तुरंत ही हाँ कर दिया। अलंकृता हैरान होकर बोली, ये क्या कह रही हो माँ? आपको पता भी है अनिरुद्ध ओबेरॉय पहले से शादीशुदा है और उसकी 1 साल का बच्चा भी है। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, तो क्या हुआ? ये भी तो सोच, तू वहाँ पे राज करेगी, राज। बहुत बुरे दिन देख लिए जी हमने, अब हमारी किस्मत चमकेगी। अनिरुद्ध का जो अतीत था सो था, लेकिन उसका आज तू बनेगी, वहाँ तेरा रुतबा होगा। और मेरी एक बात समझ ले, अगर ये शादी नहीं की ना तो तू नौकरानी बनेगी, मेरी तरह दूसरों के घर जाकर काम करेगी। अलंकृता के पास अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था, वो बहुत कंफ्यूज हो गई। तभी उसकी माँ आगे बोली, केदारनाथ जी पूरे दिल्ली के जाने माने रईस हैं और अनिरुद्ध उनका इकलौता बेटा है। लड़के की माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है तो सास का कोई टंटा ही नहीं रहेगा, और उसकी पहली पत्नी भी मर चुकी है। मेरी बात समझो आलू, हम छोटे लोग हैं, कोई भी अच्छा खासा अमीर लड़का तुझसे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक उसकी कोई मजबूरी ना हो। अगर वो शादीशुदा है तो तेरे ऊपर भी गरीब होने का धब्बा लगा है। अब जा, सो जा, कल चुपचाप से तैयार हो जाना। कुछ देर बाद अलंकृता अपने रूम में चली आई और बैठकर खुद से बोली, उफ, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी किस्मत में सिर्फ भैंस का गोबर ही लिखा है क्या? इससे अच्छा 16 सोमवार के व्रत बिना चीटिंग किए रखे होते तो आज भगवान जी भी मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग न करते। फिर अलंकृता बेड पर लेट गई और अपना सर झटकते हुए खुद से बोली, मैं सिर्फ अनिरुद्ध के बारे में सोच रही हूँ, उसके पैसों के बारे में क्यों नहीं सोच रही? एक बार ये शादी हो गई तो शॉपिंग करते करते मैं थक जाऊंगी, लेकिन पैसे खत्म नहीं होंगे। वैसे तुमसे शादी करना इतना बुरा भी नहीं है अकड़ू। इतना कहकर अलंकृता मुस्कुरा दी। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध एक फोटो को सीने से लगाए अपने बेड पर सो रहा था। तभी अचानक उसके रूम का दरवाजा खुला और नन्हा सा शुभ, जिसकी उम्र मात्र 2.5 साल होगी, वो उचकता हुआ बेड पर चढ़ा और अनिरुद्ध की पीठ पर बैठकर बोला, डैडी उठो ना, मुझे पार्क में घूमने करने जाना है। अनिरुद्ध धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने अपनी गर्दन उठाकर धीरे से शुभ की तरफ देखा और फिर उसे बाहों में दबोचकर नींद भरी आवाज में कहा, बेटा थोड़ा और निन्नी करते हैं, देखो डैडी की आईज नहीं खुल रही। नहीं डैडी, आपने प्लॉमेज किया था, उठो जल्दी से। इतना कहकर शुभ हाथ बांधकर मुंह फुलाकर बैठ गया। अब आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके और मुंह फुलाकर बोलोगे तो उठना ही पड़ेगा, चलो। अनिरुद्ध ने घड़ी की तरफ अपनी नजरें घुमाई तो सुबह के 9 बज रहे थे। वो खुद से बोला, ओह आज तो मैं बहुत लेट हो गया, ऑफिस के लिए भी रेडी हो जाता हूँ। शुभ को पार्क में घुमाकर फिर उसे घर ड्रॉप करके सीधे ऑफिस निकल जाऊंगा। कुछ देर बाद अनिरुद्ध और शुभ पार्क में बैठे थे। शुभ को इतना खुश देखकर अनिरुद्ध भी फूले नहीं समा रहा था। शुभ कुछ बच्चों के साथ खेलने लगा। तभी अनिरुद्ध का फोन बजने लगा। उसने थोड़ा साइड में जाकर कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की आवाज आई, सर आपकी मिस्टर देसाई के साथ मीटिंग थी, वो लोग ऑफिस आ चुके हैं। सिया, अभी मैं किसी भी हाल में नहीं आ सकता। ये मीटिंग मिस्टर देसाई की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिस्केड्यूल कर दो अभी। अनिरुद्ध बोला, लेकिन सिया ने उससे कहा, सर अगर आप अभी नहीं आ सकते तो प्लीज एक बार मिस्टर देसाई से बात कर लीजिए, वो बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं फोन पर ही मैनेज कर लूंगा। इधर अनिरुद्ध फोन पर बात करने में बिजी हो गया तो वहीं शुभ की नजरें एक बच्ची और उसकी मॉम पर टिक गई। वो बच्ची खेलते खेलते गिर गई थी। तभी उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया
और उस बच्ची को गले लगाकर चूमने लगी। तभी वो बच्ची बोली, मम्मा मुझे डोरा वाली गुड़िया चाहिए। उसकी माँ उसे प्यार से गले लगाकर यहाँ से ले जाते हुए बोली, अले अले ले, जो कुछ भी चाहिए मम्मा तुमको दिलवाएगी बिटिया रानी। शुभ ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, इसीलिए माँ का प्यार उसे अपनी तरफ खींचने लगा और वो उस बच्ची और उसकी माँ के पीछे चल दिया। उस लेडी ने ध्यान ही नहीं दिया कि नन्हे कदम उसका पीछा कर रहे थे। कुछ देर बाद शुभ उस औरत के पीछे रोड तक आ गया था। दूसरी तरफ अलंकृता कॉलेज जाने के लिए निकली तो रास्ते में रेखा ने उससे कॉल करके कहा, तू बिल्कुल मंद बुद्धि है क्या? आज कॉलेज के लिए क्यों निकली? इतनी तैयारियां करनी है, इतने बड़े लोग घर पे आने वाले हैं, उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? कुछ नहीं है घर में। अलंकृता ने चिढ़ते हुए कहा, माँ अभी सिर्फ शादी की बात चल रही है, शादी फिक्स नहीं हुई है, पोहे वाला चूड़ा तल लो। इतना कहकर जैसे उसने फोन रखा, उसकी नजर सामने सड़क पार करते हुए एक छोटे से बच्चे पर गई। वो खुद में बड़बड़ाई, ये बच्चा अकेले यहाँ क्या कर रहा है? इसका इस तरह से सड़क के पास घूमना खतरे से खाली नहीं है। वो तुरंत शुभ के पास गई और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर पूछने लगी, ओए छोटे उस्ताद, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? आपके साथ कौन है? शुभ ने इधर उधर अनिरुद्ध को ढूंढते हुए कहा, डैडी। अलंकृता धीरे से गुस्से में बड़बड़ाई, जरूर इसका बाप खड़ूस होगा जो इतने छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दिया। तभी शुभ ने अलंकृता की तरफ देखकर रोते हुए कहा, मम्मा। अलंकृता ने झट से उसे गले लगा लिया। अले अले, रोना नहीं, तुम तो स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, कितने प्याले हो, प्याले बच्चे रोते नहीं। शुभ ने भी तुरंत उसे गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरी मम्मा बनोगी? उसकी बात सुनकर अलंकृता हैरान रह गई। फिर वो सोचने लगी, शायद ये बच्चा खो गया है, इससे प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। अलंकृता ने शुभ को अपनी गोद में उठाते हुए प्यार से कहा, ठीक है, तो मेरे प्यारे गोले मोले बच्चे, जल्दी से अपनी मम्मा को बताओ कि आपकी डैडी किधर है। शुभ मुस्कुराकर बोला, पार्क में। तो तुम बाहर क्या कर रहे थे बदमाश? चलो अपने डैडी के पास। अलंकृता उसके गाल खींचते हुए उसे पार्क के अंदर ले जाने लगी। इधर पार्क में अनिरुद्ध पागलों की तरह शुभ को हर जगह ढूंढ रहा था। वो टेंशन से अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया, अगली बार से लेकर ही नहीं आऊंगा। तभी पीछे से अलंकृता चिल्लाई, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ओए मिस्टर, ये तो आपकी गलती है, आपने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया और अब बच्चे को दोष दे रहे हो। हद हो गई, बाप बन गए हो लेकिन फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। छोटा बच्चा सड़क पर अकेले छोड़ दिया, कुछ हो जाता तो। अलंकृता की बात सुनकर अनिरुद्ध पीछे पलटा। उसे देखकर अलंकृता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद में बड़बड़ाई, ओह नो, ये तो मेरा होने वाला पति है। हे भगवान, अब जब मेरी किस्मत लिख रहे थे तो पेन में इंक खत्म हो गई थी क्या? जिंदगी में गोबर क्यों भरा हुआ है? मैंने फिर इसे सुना दिया। अब तो ये मेरा चेहरा पक्का नहीं भूलेगा। मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, अब क्या करूं? शुभ भागता हुआ अनिरुद्ध की गोदी चढ़ गया। अनिरुद्ध ने एक नजर गुस्से से अलंकृता की तरफ देखा और फिर शुभ से पूछने लगा, बेटा आप ऐसे अकेले कहाँ चले गए थे? मम्मा को ढूंढने गया था, ये देखो मम्मा। शुभ अलंकृता की तरफ इशारा करके मुस्कुरा दिया, लेकिन अनिरुद्ध हैरान होकर अलंकृता की तरफ देखने लगा और कुछ सोचते हुए बोला, हम पहले भी मिले हैं क्या? उसका जवाब सुनकर अलंकृता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आखिर क्यों अलंकृता और अनिरुद्ध की किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दे रही थी? क्या अनिरुद्ध सच में अलंकृता को नहीं पहचान पाया था? जानने के लिए सुनिए।